हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ट्वेल्थ के बेसिस पर, यानी अगर आपने 12वीं किया है और 12वीं के बाद अगर आप पारा मेडिकल जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया और बाकी की जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं यूटी ऑफ जे के या यूटी ऑफ लद्दाख में, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपके लिए होने वाला है। किस तरह से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे जीएनएम में एडमिशन मिलेगी, एएनएम में एडमिशन मिलेगी या बाकी डिप्लोमा कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन दी जाएगी। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, फॉर्म किस तरह से फिल किए जाते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो है कहाँ से आपको पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ जो है जो आपका पेपर है वो किस टाइप का रहता है ना, आंसर आपको किस तरीके से करना होता है, पूरी की पूरी डिटेल में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी ना, तो लास्ट तक देखने के बाद आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस तरह की और भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि बोर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मतलब डिटेल में यहाँ पे बताया गया है बोर्ड की जानकारी। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप इसको पढ़ लीजिए। अदरवाइज नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ताकि आपका डाउट कम रहे आपको। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, बस वो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है और आपको अच्छा वहाँ पे एग्जामिनेशन में करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो जीएनएम का कोर्स है या फिर एएनएम का कोर्स है या फिर बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उसमें आपको एडमिशन किस तरह से मिलती है कि आपका जो बोर्ड है, जो जेके भोपी है दोस्तों, ये आपका सबसे पहले कराते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सीईटी। तो इस टेस्ट में बैठने के बाद जब आप वहाँ पर अच्छा मतलब वहाँ पे जब आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक मेरिट तैयार होगा। उन मार्क्स के बेसिस पर, जो भी मार्क्स आप यहाँ पर लोगे, उन्हीं मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट तैयार होगा। और मेरिट के उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे निकाली जाती है। तो फिर यहाँ पे रैंक वाइज आगे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें आपको क्या किया जाता है, कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, आपकी रैंक अच्छी होगी, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने हर बार बताया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो जाता है, फीस को लेकर। क्योंकि प्राइवेट में अगर मिलता है आप वहाँ से करते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप प्राइवेट से कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग यहाँ पे प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फीस ज़्यादा होती है। तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट सीट मिले। तो गवर्नमेंट सीट के लिए क्या, आपको पहले से तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी और आपको वहाँ पे एग्जाम जो है अच्छे से देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये 2024 का जो नोटिफिकेशन है, इसी बेसिस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, कुछ एब्रीवेशंस हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ एब्रीवेशंस यूज्ड हैं, जैसे भोपी की जो यहाँ पे मतलब है, ये क्या होता है, भोपी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे यहाँ पे पीएसपी का मतलब होता है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो पहाड़ी बोलते हैं, है ना। ओएससी की मतलब, ओएससी का मतलब होता है अदर सोशल कास्ट। एएलसी का मतलब होता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखेंगे कि इसके लिए अगर आप जैसे जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एएनएम में या बाकी डिप्लोमा कोर्सेज में, तो किस तरह से दी जाएगी आपको। यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, तो देखिए यहाँ पे पारामेडिकल और बाकी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की। जो भी केस है, मतलब जहाँ के भी आप रहने वाले, वहाँ की आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। और जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख से,
तो उनको यहाँ पर जो एससी सर्टिफिकेट इशू की गई होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा जो भी उनको इशू की गई होगी एसटी सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पे बोर्ड जो है वो ट्रीट करेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के तौर पर। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है 35 साल से ज्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज बताया गया है 1/1/2024 को देखी जाएगी तो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे 2025 में अप्लाई करेंगे या 2026 में अप्लाई करेंगे, तो ईयर यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा। जैसे 2025 में अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1/2025 यहाँ पे जो है वो डेट मेंशन की गई होगी कि 1/1/2025 को आपकी जो एज है वो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो है आपने 10+2 किया होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में जो रिकॉग्नाइज्ड हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद फिजिक्स विद साइंस, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी पीसीबी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए और आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो एग्रीगेट यहाँ पे बताए गए तो 40% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए और आपका जो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपके सब्जेक्ट यानी पीसीबी आपके सब्जेक्ट 12th क्लास में होने चाहिए, क्योंकि बायो जरूरी है भाई। यहाँ पे मेडिकल लाइन में आप जा रहे हो तो भाई बायो तो जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट में आपके 40% के मार्क्स बताए गए हैं। बाकी आप मेडिकली फिट होने चाहिए, मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो मेडिकली तो फिट होना पड़ेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे एक चांस दिया गया कि भाई जिन लोगों का 12th में रिजल्ट वगैरह नहीं आया है लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से निकले हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो बोर्ड की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, जो सीईटी लिया जाएगा, तो वो जो एग्जाम लिया जाएगा बोर्ड की ओर से और सीईटी के बाद जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है ना, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने तक आपका 12th जो है वो क्लियर होना चाहिए। या फिर जब काउंसलिंग यहाँ पे होगी, बोर्ड की ओर से काउंसलिंग होती है दोस्तों, जहाँ पर आपको जो है जो कॉलेजेस है वो यहाँ पे अलर्ट किए जाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह दिए जाते हैं, तो काउंसलिंग के टाइम तक आपका जो यहाँ पे 12th है वो क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन आपको चांस दिया गया है कि आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है जीएनएम कोर्स के लिए, जीएनएम कोर्स के लिए अलग से बताया हुआ है, इसी तरह से एएनएम के लिए अलग से बताया। तो देखिए जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए, फिर यहाँ पे आप 17 साल के हो जाने चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आगे बताया गया 31/12/2024, इस तरह से यहाँ पे डेट होगी 31/12/2025, तो आप 35 साल से ज्यादा ना हो और 17 साल के आप हो जाने चाहिए। इसी तरह से 12th आपके पास 12th आपने पास किया होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ। अगर आप ओपन मेरिट से आते हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर 35% मार्क्स के साथ भी अगर आपने क्वालिफाई किया है 12th अपना, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं आप। साथ में यहाँ पे लिखा है हैव पास्ड 12th या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस या आर्ट्स, मतलब साइंस से यहाँ पे देखिए 12th आपने किया हो, साइंस से किया हो या आर्ट्स से किया हो, दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया। जीएनएम कोर्स के लिए अगर आपने साइंस से 12th पास किया है या आर्ट्स से 12th पास किया है और इंग्लिश जो है आपने सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा, 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट तो रहता ही है, और आपके पास जो 40% परसेंटेज आपकी 12th में आनी चाहिए और 35% अगर कोई कैटेगरी में आता है तो उनके लिए 35% रखे गए। ओके, ये क्लियर हो गया। बाकी अगर 12th का रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि आप फॉर्म वगैरह फिल कर लीजिए। अगर फॉर्म फिल करते टाइम जैसे बोर्ड की ओर से फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं ना, तो फॉर्म जिस टाइम पे भी निकल रहे होंगे उस टाइम अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं हुआ है, 12th क्लियर नहीं हुआ है, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पे काउंसलिंग के टाइम तक आपको जो है यहाँ पे आपका 12वीं पास हो जाना चाहिए बस। फिर यहाँ पे बताया गया है लेटरल एंट्री में जो करेंगे, जो मतलब जो लेटरल एंट्री में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे बताया गया है हाउएवर फॉर लेटरल एंट्री टू जीएनएम कोर्स, जीएनएम कोर्सेज में जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे कैंडिडेट्स फिल करेंगे उनको यहाँ पे डिप्लोमा दिखाना है अपना एफएमपीएचडब्ल्यू का, एमएमपीएचडब्ल्यू का, एएनएम का। यहाँ पे देखिए एएनएम कोर्स रजिस्टर्ड विद जे&के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल, और इनके लिए जो भी यहाँ पे मतलब जैसे एफएमपीएचडब्ल्यू आपने कोर्स किया होगा पहले, एमएमपीएचडब्ल्यू कोर्स किया होगा और आप यहाँ पर जीएनएम के लिए लेटरल एंट्री में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना डिप्लोमा वगैरह दिखाना पड़ेगा और आपके लिए यहाँ पे किसी भी तरह की एज नहीं बताई गई है। यहाँ पे देखिए देयर विल बी नो एज बार
फॉर सच कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे चाहे आपकी जो भी एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एएनएम आप होने चाहिए। देखिए रजिस्टर्ड एएनएम विद 40% मार्क्स, 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और अगर आपका 12th अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे चांस दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। फिर एएनएम की बात करें तो एएनएम कोर्स के लिए यहाँ पे जो है आपके पास बताया गया है कि एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पे 17 साल के आप हो जाने चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 12th जो है आपने पास किया होना चाहिए साइंस से या फिर आर्ट्स से 40% मार्क्स के साथ। आप मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर आपका 12th क्लियर नहीं हुआ है आप फिर भी फॉर्म वगैरह जो है फिल कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम आप बैठोगे यहाँ पे बोर्ड की ओर से जो सीईटी लिया जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जब आप बैठोगे उसका रिजल्ट निकलता है कुछ टाइम के बाद। तो रिजल्ट तक आपका जो है वो 12th भी क्लियर हो जाना चाहिए या फिर आगे जो काउंसलिंग के टाइम तक आपको बुलाया जाएगा तब तक आपका 12th जो है क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो कि स्किम सोरा श्रीनगर में कराया जाता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 17 साल के आप हो जाने चाहिए और 28 साल यहाँ पे बताई गई है इसके लिए एज की। 28 साल से ज्यादा आपकी एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम में, 12th आपने किया होना चाहिए। देखिए 10+2 आपने किया होना चाहिए थ्रू रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ या फिर इससे ज्यादा। और ओपन मेरिट के लिए रखे गए हैं और 40% रखे गए हैं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी यहाँ पे भी आपके लिए बताया गया कि 12th ना भी क्लियर हो तो भी फॉर्म वगैरह आप फिल कर लीजिए, बोर्ड की ओर से बोला गया है कि आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे फिर यहाँ परसेंटेज बताई गई है, रिजर्वेशन की परसेंटेज कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या रिजर्वेशन के परसेंटेज यहाँ पे रखी गई है। तो ये आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो इसके रिगार्डिंग में हो। ओके, थोड़ा सा उसके लिए नीचे अब देखिए फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये जो फीस है ना ये एग्जैक्ट फीस नहीं है, ये जस्ट आपके लिए एक आइडिया सा, थोड़ी सी आपकी एक तरह से जो आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे बताई गई है ये फीस। ठीक है, ये एग्जैक्ट फीस नहीं है। एग्जैक्ट फीस आपको पता लगेगी जो भी कॉलेजेस वगैरह आपको मिलेगा या जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे उस कॉलेज से ही आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। चाहे आप 2025 में यहाँ पे फिल कर रहे हैं फॉर्म या 2026 में आप फिल कर रहे हैं, तो आपको उसी ईयर आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि उस ईयर में जो कॉलेज है वो कितनी फीस जो है चार्ज कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट जो है ये बोर्ड की ओर से इसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती फीस को लेकर, ये कॉलेजेस ही देखते हैं इसके लिए। जो देखिए यहाँ पे बताया गया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, पैरामेडिकल डिप्लोमा जीएनएम ईएनएम कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो है फीस बताई गई है 6000 साल की लगेगी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और 9000 लगेगी जीएनएम कोर्सेज इन जीएनएम कोर्स के लिए साल की। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे तो यहाँ पे 9000 आपको लगने वाली है साल की। और जो बाकी जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं इसमें यहाँ पे 6000 लगेगी साल की। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर एक आइडिया सा आपको दिया गया है कि इस तरह की जो फीस है कम इतनी इसके आसपास या इससे ज्यादा, तो ये आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, लिखा गया है फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि एज पर गवर्नमेंट आर्डर जो फीस वगैरह है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। तो इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी भूपी की नहीं बनती है। और जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है वो कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए जो है, उनकी आसानी के लिए जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया सा मिल सके कि भाई इतनी फीस होती है। और नीचे यहाँ पे लिखा भी गया है फॉर फीस अबाउट द अबो कोर्सेज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कांटेक्ट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट बिफोर पार्टिसिपेंट। कहा गया है कि भाई जो भी कॉलेज वगैरह मतलब जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग से पहले आप यहाँ पर जो है उस इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं या वहाँ पे जा भी सकते हैं ये पता करने के लिए कि वो इस साल में कितनी फीस आपसे चार्ज करने वाले हैं कोर्स की। ठीक है, बाकी जब भी फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है, सबमिटेड ऑनलाइन। और इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट पर विजिट करना होता है जो कि है www.jkbhopi.gov.in। यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है, इसी वाली वेबसाइट पर आप जाओगे, ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल करोगे, पेमेंट भी करनी होती है आपको यहाँ पे फॉर्म की, तो 1000 रुपये आपको ये पे करना होगा।
ये आप कर सकते हैं थ्रू एनी नेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, ये आपको इस तरह से करना है। ये सैंपल बताया गया है ना आपको, तो इसी सैंपल से ही आपको जो है वो मतलब आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे सैंपल बताया, जैसे वीरेंद्र शर्मा ने अपना नाम यहाँ पे फिल किया, वैसे ही आप अपना नाम फिल करोगे। फादर नेम देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पे फिल करके बताया, तो इसी तरह से आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, जैसे यहाँ पे है 23 नवंबर 1998 यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो देखिए इन्होंने किस तरह से यहाँ पे बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल की है, वैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसी तरह से फिल करोगे। ये क्यों बताया गया है यहाँ पे, क्यों दिखाया गया है, क्योंकि आपको आसानी हो जाए। फिर देखिए ऑनलाइन आपको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं कुछ, ये आपको अपलोड करनी है। जैसे डोमिसाइल आप अपलोड करोगे, जो 12th का मार्क्स कार्ड होगा वो आप अपलोड करोगे, 10th का भी मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा अपलोड करोगे। 10th का क्यों मांगा जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो 10वीं के मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा पे जो होती है वो ही यहाँ पे कंसिडर की जाती है हर जगह, तो इसलिए यहाँ पे ये भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी, अगर आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसी टाइम पर अपलोड कर लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो डिप्लोमा वाले हैं, जिन्होंने कोई डिप्लोमा करके रखा है और जो अप्लाई करेंगे लेटरल एंट्री के अंदर, तो उनको यहाँ पे क्या करना है, डिप्लोमा जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद जे&के पैरामेडिकल काउंसिल अलॉन्ग विद द मार्क्स कार्ड ऑफ डिप्लोमा, तो मार्क्स कार्ड वगैरह डिप्लोमा वगैरह जो भी आपका होगा, जो आपने कोर्सेज किया होगा FMPHW का या फिर MMPHW का, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद जो फोटोज है, सिग्नेचर है और थंब इम्प्रेशन है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है, मतलब किस फॉर्मेट में जो है वो अपलोड होगा यहाँ पे, उसका साइज वगैरह क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, तो वो यहाँ पे जो है उसका बैकग्राउंड जो है लाइट कलर का होना चाहिए। उसके बाद जो आप सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन की जो फोटोज आप अपलोड करोगे, वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज जो है 10 से 50 केबी तक होना चाहिए, तभी जाकर अपलोड होगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और जो फोटो वगैरह वो लेटेस्ट होना चाहिए उसका। इस तरह से यहाँ पे देखिए सैंपल बताया गया है, ऐसे जैसे इन्होंने यहाँ पे सुरेंद्र शर्मा का फोटो है, वैसे आपको एक फोटो अपना खींचना है और उसके नीचे अपना नेम लिखवाना है और लेटेस्ट डेट भी डाल देनी है, जिस दिन आप फोटो खींचोगे वो वाली डेट उस पर डालनी है। ये सैंपल के लिए यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे नीचे लिखा गया देखिए, नाम और जो डेट होगी फोटोग्राफ पे वो क्लियर दिखनी चाहिए एंड लीजिबल। और इसके अलावा फोटोग्राफ जो है आपने लेना तो है, लेकिन बिना केप के लेना है और बिना गॉगल के आपको फोटो खींचना है। और अगर आपको नेचुरल ही जैसे कोई चश्मा लगा हुआ है नज़र का, तो वो यहाँ पर अलाउड है, उसमें आप फोटो ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। फिर यहाँ पे जो है प्रोसीजर बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप खुद खुद से फिल कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत बड़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है ताकि आपको आसानी हो सके। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, जैसे फॉर्म वगैरह आपका सबमिट हो जाता है, उसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं सबसे पहले। और अगर यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट आपका यहाँ पे लिया गया बोर्ड की ओर से, तो यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड आपको लेकर ही वहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। और एग्जाम देने अगर आप जाओगे बिना एडमिट कार्ड के, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एलो नहीं किया जाएगा वहाँ पे बैठने के लिए। तो इसलिए ज़रूर आप डाउनलोड कीजिएगा साइट पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर, इनकी जो साइट है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे जब भी आएंगे, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालोगे और प्रिंट आउट लेके फिर आप वहाँ पर उस वेन्यू में जाओगे जहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह होने वाला होगा। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम है ये दो जगह पर होता है, एक तो श्रीनगर होता है, एक जम्मू होता है, दोनों जगह पर होता है। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा वहाँ पे ही आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश भाषा में होंगे। ओके, तो ये इंग्लिश में ही रहेगा, कोई और अदर लैंग्वेज नहीं रहेगी, इंग्लिश में ही वहाँ पर जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए इसका नेचर क्या है टेस्ट का, तो सबसे पहले बताया है
कि इट शैल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू चेक द क्वेश्चन बुकलेट बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर टू एनी क्वेश्चन। यहाँ पे बताया है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कैंडिडेट की कि जैसे उनको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है यानी क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलेगा तो एक बार आप उसको अच्छे से सारे पेजेस को चेक कर लीजिए, कहीं से कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है, कहीं से कोई फटा हुआ तो नहीं मिला आपको कोई क्वेश्चन पेपर। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप जो है वहाँ पर जो भी मतलब जिसकी भी ड्यूटी वहाँ पे लगी होगी कंसर्न इन्विजिलेटर, तो उसके आप नोटिस में लाइए, उनको बताइए सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। वो सेम सीरीज की बुक जो क्वेश्चन पेपर है सेम सीरीज का आपको चेंज करके देंगे, रिप्लेस करके देंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो यहाँ पे एक सिंगल पेपर होगा, सिंगल आपको पेपर मिलेगा जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको दिया जाएगा पेपर करने के लिए। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा उसमें मतलब जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। जैसे होता है ना एक क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 करके, तो इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन का राइट आंसर लगता है वो आपको चूज करना होता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का मान लीजिए कि गलत आंसर आपने दे दिया तो देखिए यहाँ पे जो है 0.25 के यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, मतलब जो है कि माइनस किए जाएंगे आपके मार्क्स 0.25 करके, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो क्वेश्चनों के जो आंसर है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देना क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे वो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि आंसर जो आपको करना है वो किस तरह से करना है। देखिए आंसर देने के लिए आपको एक तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, दूसरा आपको यहाँ पर OMR आंसर शीट मिलेगी जिसके ऊपर आपको आंसर देना होता है। और किस तरह से आंसर देना है तो ये देखिए यहाँ पे आपको सैंपल बताया, जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल बताई है, क्वेश्चन नंबर 11वीं की एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। नीचे 4 ऑप्शन है कि भाई किस में दिया गया था इनको नोबेल प्राइज। लिखा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनको दिया गया था, या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या लेजर में मिला था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके क्वेश्चन वहाँ आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आप आंसर कैसे करोगे ऑप्शन नंबर 2 पे, किस तरह से आप मतलब आंसर करोगे 11वें क्वेश्चन का। तो देखिए नीचे सैंपल बताया गया, ये है 10वां क्वेश्चन, ये है 11वां क्वेश्चन, ये है 12वां और ये 13। आपको 11वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था सेकंड। तो आपको देखिए यहाँ पे किस तरह से इन्होंने दिखाया है, सर्कल करके पेन से आपको ये डार्क कर देना है सर्कल, सेम टू सेम इसी तरह से। नीचे इन्होंने बताया भी है कि यही तरीका जो है सही तरीका है आंसर देने का, और ये जो दूसरे नंबर पर बताया गया ये तरीका गलत है आंसर देने का। अगर इस तरह से कोई भी तरीका आप अपनाते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे काटे जा सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों का भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, खास तौर से दोस्तों जो पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर सिलेबस जो है 10th क्लास का ही आपका रहेगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस जो है बताया गया है कि सिलेबस जो है ये टेस्ट जो है ये बेस रहेगा जो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। और 10वीं में आपने क्या पढ़ा है, जैसे फिजिक्स आपने पढ़ा है तो फिजिक्स में देखिए फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जो चैप्टर वाइज यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। जैसे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या तैयार करना है आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना है, यानी 10वीं का सिलेबस ही आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स में रहेगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें से भी 10 क्वेश्चन का यहाँ से पूछा जाएगा। ह्यूमन आई के बारे में आपको पढ़ के जाना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन और उसको करेक्शन किस तरह से करते हैं, ग्लास प्रिज्म के बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। देखिए यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। क्या क्या चीजें तैयार करके जाना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ओम्स लॉ और एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद रेजिस्टेंस और इट्स डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे फिजिक्स में लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहाँ से 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। सिलेबस आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, ये आपको सारा पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। देखिए क्या क्या आपको पढ़ के जाना है।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल, इसके बारे में जो है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एसिड बेस और साल्ट, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ से केमिस्ट्री से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है बायो का पोर्शन। ओके, तो बायो में देखिए, बायो से भी यहाँ से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है अलग अलग चैप्टर वाइज जो है मार्क्स बताए गए, जैसे 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो अब यहाँ से क्या है, लाइव प्रोसेस से 8 मार्क्स का 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एनिमल्स किस तरह से ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। यहाँ से देखिए 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है यहाँ पे बायो में, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से भी यहाँ पे 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। और आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है यहाँ पे बायो में, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में पूछे जाए, यानी 8 क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पर जो सिलेबस है ये आपको पढ़ के जाना है और अच्छे से पहले से आप प्रिपेयर होके चलिए, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छा हो और आप वहाँ पर अच्छा जो स्कोर है वो दोस्तों वो ले पाएं, अच्छे मार्क्स आप वहाँ पे ले पाए, ताकि आपको आगे कॉलेजेस जब यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे तो तब कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th क्लास बाय द कैंडिडेट इन केस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड। तो यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए कि किसी साल बोर्ड ऐसा सोचता है कि अब हम यहाँ पर जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी कंडक्ट नहीं कराएंगे, तो सीईटी अगर बोर्ड ने नहीं कराया मान लीजिए, तो जो भी आपके 12th क्लास में परसेंटेज आई होगी उसी बेसिस पर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो भी आपने परसेंटेज, जो भी आपने मार्क्स वगैरह 12th क्लास में लिए होंगे। ठीक है, और अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया, देन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस एट द एंड। तो अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फिर जो भी एंट्रेंस टेस्ट में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही होगी उसी बेसिस पर फिर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, तैयार की जाएगी, और यहाँ पर जो आगे जो है काउंसलिंग के लिए फिर आपको आगे बुलाया जाएगा। ओके, और बाकी हम पे जो कैटेगरी जिनकी भी है वो जरूर यहाँ पर जैसे फॉर्म निकलते हैं तो उस टाइम पर कैटेगरी आप जो है यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। सो होप करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।